नागलोक, अब ये दुनिया इंतकाम देखेगी, एक नागिन का इंतकाम। नरगिस भूलोक से नागलोक की तरफ निकल पड़ती है। इधर कालगुरु अंतरिक्ष में घायल हालत में भटकता हुआ। गुरुदेव, गुरुदेव मेरी सहायता करो। गुरुदेव, आपके शिष्य कालगुरु को आपकी जरूरत है। गुरुदेव। कालगुरु का विलाप और मदद मांगने के संकेत उसके गुरु काल भैरव तक पहुंचते हैं। कालगुरु, शिष्य कहाँ हो तुम? इतने परेशान क्यों हो? बताओ मुझे। अपने मंत्र की शक्ति से कालगुरु के शरीर को अपने पास खींच लेते हैं। कालगुरु काल भैरव के चरणों में। रक्षा गुरुदेव, रक्षा। उठो शिष्य कालगुरु। अपने हाथों को जैसे ही कालगुरु को उठाने के लिए उनको स्पर्श करते हैं, उनको सारी घटना पता चल जाती है। कालगुरु, ये सब क्या है? जिसको तुम अपने वश में करना चाहते थे वो एक सच्ची नागिन और एक सच्ची प्रेमिका है। तुमने उसकी शक्ति को तो वश में कर लिया और उसके प्रेम की शक्ति से हार गए तुम। गुरुदेव, मुझे मणि चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े। शिष्य कालगुरु, उस मणि को तुम तभी प्राप्त कर सकते हो जब नाग और नागिन का मिलन हो चुका हो, लेकिन तुमने ये नहीं होने दिया। और दूसरी बात, जितना अधिकार तुम्हारा है जिंदगी जीने का, उतना ही उनका भी है। गुरुदेव, तुम मुझे मेरे मार्ग से भटका रहे हो। मुझे लगा था तुम मेरी मदद करोगे नागमणि पाने में, पर तुम तो कायर निकले। शिष्य, अभी तक किसी के प्राण छीनने में नहीं है, बल्कि प्राण प्रदान करने में है। और तुम जिस मार्ग पर चल रही हो उससे सिर्फ तुम्हारे ही प्राण खतरे में है। एक नागिन सब सहन कर सकती है, पर अपने नाग से जुदाई नहीं। ये फालतू का उपदेश नहीं चाहिए गुरुदेव, मुझे सिर्फ मार्ग बताइए, मार्ग। जब तुम्हारा लालच तुम्हारी समझदारी पर हावी हो ही गया है, तो तुम्हारा गुरुदेव होने के नाते मुझे तुम्हें मार्ग बताना ही होगा। तुम जाकर नाग तप करो, उसके पूर्ण होने पर तुम्हें ऐसी शक्ति आ जाएगी कि तुम किसी भी नाग को वश में कर पाओगे। नाग तप, इसकी कितनी अवधि है गुरुदेव? तप की कोई अवधि नहीं होती। जब तक तुमको वो शक्तियाँ नहीं मिलती तब तक तप करना ही होगा। ठीक है गुरुदेव, नागमणि को पाने के लिए मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी तप करूँगा। और वहाँ से चला जाता है। नरगिस नागलोक के द्वार पर पहुँच जाती है। ठहरो। नरगिस को आवाज आती है। कौन है जो मेरे मार्ग के बीच में आ रहा है? सामने आओ, क्यों रोक रहे हो मुझे? नरगिस के सामने नागलोक द्वार पर एक बड़ा सा नाग खड़ा था। मैं द्विज हूँ, यहाँ का पहरेदार हूँ। मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, पर आप मेरे रास्ते में मत आइए, वरना बेवजह आपको अपने प्राण गंवाने पड़ सकते हैं। मैं अब सही गलत नहीं सोचूंगी, बस मुझे मेरे नाग को वापस पाना है। लगता है तुम्हें प्राण गंवाने पड़ेंगे। तुम मेरी शक्ति से अनजान हो नागिन। और द्विज अपने विष की फुंकार नरगिस पर डालता है। नरगिस को क्रोध आ जाता है और वो अपनी क्रोधित आँखों से द्विज को भस्म कर देती है। भस्म में से एक लड़का हाथ जोड़े निकलता है। हे नाग देवी, शांत, आप बहुत बहादुर हो। मैं केवल आपकी परीक्षा ले रहा था और ये सब करने के लिए मुझे मेरे गुरु नागार्जुन से आदेश मिला था। नागलोक में आपका स्वागत है देवी। और वो लड़का गायब हो जाता है। नरगिस नागलोक में प्रवेश करती है और नाग गुरु के पास चली जाती है। नरगिस, मैं जानता हूँ आप किस उद्देश्य से नागलोक आई हो, पर प्राणहीन नागेश को प्राण लौटाना हमारे वश में नहीं है। नहीं गुरुदेव, कृपया ऐसा ना बोले। बिना अपने नाग के मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। हम तुम्हारे सच्चे प्रेम की शक्ति को जानते और समझते हैं, और कोई भी नागिन ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि वो अपने नाग से अलग हो। कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। नागेश को पाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, कृपया सहायता करें मेरी। हाँ, एक रास्ता है, पर बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। अगर मुझे यमलोक भी जाना पड़े तो भी मैं वहाँ चली जाऊंगी। अपने नागेश को वापस जीवित करूंगी मैं। ठीक है, तो एक काम करो, तुम नागदेव नागार्जुन के पास जाओ, वो ही तुम्हें रास्ता बता सकते हैं। कोई नागदेव नागार्जुन कौन है वो, और कहाँ मिलेंगे वो मुझे? हाँ नागदेव, देखो वो मूर्ति वही नागार्जुन की मूर्ति है। अगर तुमने इन्हें प्रसन्न कर लिया तो ये तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। नरगिस नागदेव की पूजा करती है, परंतु वो प्रकट नहीं होते। हे नागदेव, अगर आप मेरे सच्चे प्रेम की शक्ति से प्रसन्न नहीं हैं, तो आज मैं अपने प्राण आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। और अपना सर वो नाग की मूर्ति पर मारने लगती है। नरगिस के सिर से खून निकलना शुरू हो जाता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। नरगिस देखती है, पत्थर की मूर्ति एक विशाल सांप बन चुकी है।
हे नागदेव, मुझे मेरे नागेश से मिलाने की कृपा करें, उसके प्राण वापस लौटा दीजिए। नरगिस, तुम्हें तुम्हारा नागेश जरूर मिलेगा, लेकिन उसके प्राण लौटाना मेरे वश में नहीं है। नागदेव ऐसा ना बोले, बिना प्राण लौटाए मुझे मेरा नागेश कैसे मिलेगा? नरगिस, काल गुरु ने उसके प्राण उसके जिस्म से निकाल तो लिए, पर उसके जीवन काल की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है। तो कहाँ है मेरा नागेश गुरुदेव? वो एक मानव शरीर में जन्म ले चुका है, तुम्हें उसकी तलाश करनी होगी। लेकिन गुरुदेव। लेकिन नरगिस, उसको पुराना कुछ याद नहीं होगा। वो कौन है सब कुछ भूल चुका होगा, तुमको भी। वो एक साधारण इंसान की तरह जीवन जिएगा। तो गुरु, मुझे मेरा नागेश और उसका प्यार कैसे मिलेगा दोबारा? प्रेम की शक्ति से नरगिस। प्रेम शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़े से बड़ा भगवान भी झुक जाता है। वो सब शक्ति से बढ़कर होती है। मैं कुछ समझ नहीं पाई गुरुदेव। तुमको उसको दोबारा अपने प्रेम वश में करना होगा, एक मानव कन्या की तरह। तुमको उससे विवाह करना होगा, उसके बाद ही उसको सब याद आएगा। लेकिन मुझे वो कहाँ और कैसे मिलेगा गुरुदेव? नरगिस, नागेश अभी बच्चा है, उसे अभी कुछ समझ नहीं है। जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता थोड़ा सा, तुम यही नागलोक में रहो और तपस्या करो। उस तपस्या से तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, जिससे तुम नागेश और होने वाली सारी घटनाओं को देख सकोगी। जो आज्ञा गुरुदेव। नरगिस, तुमको अभी बहुत इंतजार करना होगा नागेश को पाने के लिए। इतना बोलते ही नाग फिर से मूर्ति बन जाता है। कुछ साल बाद नरगिस को एक आवाज आती है, उठो नरगिस, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। नरगिस आंखें खोलती है और बोलती है, जय नागदेव। तुमको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो चुकी है नरगिस। तुम नागेश के पास जाओ, लेकिन याद रखना नागेश को तुम्हारे नागिन होने की सच्चाई बिल्कुल पता ना चले। लेकिन कभी न कभी तो उसको पता चल ही जाएगा गुरुदेव। हाँ नरगिस, जब उसको दोबारा तुमसे प्रेम होगा, सच्चा प्रेम, उसके बाद ही सच्चाई आएगी सामने। उसके बाद तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं होगे। नरगिस नाग गुरु को नमन करके नागेश की तलाश में चल देती है। नागेश एक 17 साल का सुंदर लड़का बन चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। विजय, तुम्हें उस बॉल को उठाकर लाओ उस झाड़ी में से, तुमने उसको गिराया है वहाँ। ठीक है, लाता हूँ। तुम लोग हर बार ऐसा करते हो, हर बार मुझे ही जाना पड़ता है। विजय झाड़ी की तरफ चल देता है। ओह, ना जाने किधर गई। विजय झाड़ी में हाथ डालता है और एक सांप की पूंछ पकड़कर बाहर खींच लेता है। सांप उसको डस लेता है। अरे विजय को सांप ने डस लिया, चलो जल्दी उसके घर बताते हैं। और अब घर की तरफ भागते हैं। तभी वहाँ नरगिस अवतरित होती है। वो भागकर विजय को अपनी गोद में लिटा लेती है। तुमको कुछ नहीं होगा नागेश, मेरा मतलब विजय। उसके हाथ के तरफ अपना जीभ रखने ही वाली होती है कि उसको एक आवाज आती है। ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोलती है, नागदेव आप? हाँ नरगिस, मैं तुमको नागेश के साथ रहने की एक तरकीब देता हूँ, बस तुम मेरा साथ दो। इतना बोलकर नागदेव एक सपेरा बन जाते हैं। नरगिस भी समझ जाती है। वो भी एक सुंदर सी लड़की बन जाती है, जिसकी आंखों की चमक बहुत ही प्यारी थी और देखने में बिल्कुल परी जैसी। तब तक विजय की माँ विभा और पति भी वहाँ भागते भागते आ जाते हैं। महाराज, मेरे बेटे की रक्षा करें। शांत रहो देवी, इसको तो मेरी बच्ची ही ठीक कर देगी। ऐसा बोलकर नरगिस की तरफ इशारा करते हैं। नरगिस विजय के हाथ से सारा जहर निकाल देती है। विजय को होश आने लगता है। हे महाराज, धन्य हैं आप, चलिए हमारे घर विश्राम करने के लिए। हमें तो अभी कुछ जड़ी बूटी लेने के लिए जाना है। अगर आप हमारी मदद करना चाहती हो तो मेरी इस बेटी को कुछ दिन के लिए अपने पास रख लीजिए। मैं वापस आते वक्त इसको लेकर चला जाऊंगा। जो आज्ञा महाराज, हाथ जोड़ते हुए बोलती है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम महक है। महक, कितना प्यारा नाम है। जितना प्यारा नाम उससे भी सुंदर हो तुम। चलो महक हमारे साथ। सब घर चल देते हैं। विजय की चाची रेखा अपने पति सुंदर और बेटी नंदिनी के साथ दौड़कर गेट पर आती है। क्या हुआ दीदी विजय को?
विजय को देखकर बोली, कुछ नहीं, सांप ने काट लिया था, लेकिन अब सब ठीक है। महक की तरफ देखकर बोलती है, ये लड़की कौन है? इसकी वजह से तो विजय ठीक हुआ है। तुम उस कमरे में अपना सामान रख दो महक, अब से वो तुम्हारा कमरा। महक अपने कमरे की तरफ चल देती है और अपने काम में लग जाती है, लेकिन चाची को ये बात रास नहीं आती। अपने कमरे में जाकर, ये पता नहीं किसको उठाकर ले आए हैं, इसका भी काम मुझे ही करना होगा। क्या मैं कोई नौकरानी हूँ उस घर की? अरे रेखा, तुम परेशान मत हो, बस कुछ ही दिन की बात है, फिर मैं अपने भाई, उसकी बीवी और बच्चे को मार दूंगा, फिर सारी जायदाद की मालकिन तुम ही हो। तुम तो कब से यही बोलते आ रहे हो, आज तक तो कुछ हुआ नहीं तुमसे। चलो देखो फिर, अब इस लड़की से ही शुरू करते हैं। क्या शुरू करते? तुमसे कुछ नहीं होगा, बस मेरी ही जान आफत में पड़ी है। ये लो जहर, उस लड़की के खाने मिलाकर देना और बोल देंगे उसको सांप के उस जहर ने ही मार डाला जो उसने पिया था। शाम को सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। रेखा चुपके से महक के खाने में जहर डाल देती है। महक, तुम मेरी दोस्त बनोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं तो वैसे भी अकेली ही हूँ। तभी विजय बीच में बोलता है, मेरी भी दोस्त बनोगी? हाँ, हम सब अब से दोस्त हैं। महक, लो जल्दी से खाना लो, जब से आई हो कुछ नहीं खाया तुमने। मैं भी महक के साथ खा लेती हूँ, और उसके पास बैठ जाती है। तुम अपना खाना खाओ चुपचाप, नंदिनी को डांटते हुए बोली। कोई नहीं रेखा, खाने दो। रेखा और सुंदर इससे पहले कुछ कर पाते, नंदिनी जहर वाला खाना खा लेती है। लो महक, मैंने खा लिया, तुम भी खा लो, बहुत स्वादिष्ट है। इतना बोलकर नंदिनी चक्कर खाकर गिर जाती है। रेखा विभा दौड़कर नंदिनी के पास आते हैं। क्या हुआ मेरी बच्ची को? महक की तरफ गुस्से से देखकर बोलती है। क्या किया तुमने मेरी बेटी के साथ? विभा नंदिनी का हाथ पकड़कर बोलती है। रेखा, इसको तो बहुत तेज बुखार है, शायद बुखार की वजह से ही इसको चक्कर आ गया होगा। चलो इसको उठाकर कमरे में लेकर चलते हैं। नहीं दीदी, मुझे लगता है इस लड़की ने कुछ किया है मेरी बेटी के साथ। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो रेखा? तभी नंदिनी को होश आ जाता है। क्या हुआ माँ, रो क्यों रही हो आप? सब ठीक तो है ना? हम तो ठीक है, पर तू ठीक है मेरी बच्ची? पता है कितना डर गई थी मैं। हे भगवान, तेरा धन्यवाद मेरी नंदिनी की रक्षा करने के लिए। रेखा ये सब बोलकर महक की तरफ देखती है और महक एक हल्की सी मुस्कान देकर चली जाती है। रेखा फिर मन ही मन सोचती है, आखिर ये सब हुआ कैसे। उधर महक पुरानी सारी घटना याद करती है। महक, लो खाना लो। और जहर वाले खाने की थाली महक को देकर चली जाती है। महक थाली पकड़ती है और जैसे ही खाने को देखती है, अपनी दिव्य दृष्टि की शक्ति से खाने में पड़े जहर का पता लगा लेती है। वो अपनी आँखों की शक्ति से ही जहर का प्रभाव कम कर देती है। अब आगे। चलो महक, सोने चलते हैं। नंदिनी, तुम इसके साथ नहीं सोओगी, चुपचाप हमारे कमरे में चलो, वहाँ लेटना तुम। ठीक है। उदास होकर चली जाती है। तुमने तो बोला था वो जहर लड़की को मार देगा, लेकिन उसे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हारी बेवकूफी से हमारी बेटी की जान खतरे में पड़ सकती थी। अच्छा हुआ जहर का असर नहीं हुआ, कम से कम हमारी बेटी ठीक है। कहीं इस लड़की को कोई जादू टोटका तो नहीं आता? वैसे भी वो तांत्रिक के साथ रहती थी। हाँ, हो सकता है। ये सब बातें करके दोनों सो जाते हैं। सुबह होने पर महक बाहर से आती है। अरे महक, तुम इतनी सुबह कहाँ से आ रही हो? वो मैं मंदिर गई थी, मुझे रोज मंदिर जाने की आदत है। अरे ये तो अच्छी आदत है। चलो आओ, सबके साथ नाश्ता कर लो। रेखा चाय लेकर आती है और बोलती है। दीदी, अगर आपको बुरा ना लगे कुछ बोलूं मैं? हाँ बोलो रेखा, तुमको पूछने की क्या जरूरत है, बताओ क्या बात है। दीदी, वो मैं अकेले इतने बड़े घर का काम करते करते बहुत थक जाती हूँ। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी है, तो मैं सोच रही थी कि महक मेरी थोड़ी मदद कर दिया करेगी, लेकिन इतना ही बोलती है कि महक बीच में बोल पड़ती है। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है, काम करने की आदत है मुझे।
महक, तुम सच में काम करना चाहती हो तो ठीक है, पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है तुम पे, ओके? जी आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। नहीं, अभी मत जाओ। महक बेटा, क्या हुआ? क्यों मना कर रही हो विजय को? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही मुंह से निकल गया। महक, जल्दी से चाय पीकर मेरे पास आओ, मैं तुमको काम समझा देती हूँ। महक चाय पीते पीते पसीने से लथपथ हो गई थी। उसको पहले ही विजय के साथ होने वाली घटना का पता लग गया था। महक, कुछ परेशान लग रही हो तुम। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या कोई और बात हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं आंटी जी, कुछ नहीं है ऐसा, मैं अभी आती हूँ। और उठकर बाहर की तरफ भागती है और बाहर जाकर नागिन बन जाती है। उधर विजय अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अचानक उसको जंगल से कुछ आवाज आती है तो वो दौड़कर अकेले ही जंगल की तरफ भागता है। कुछ लड़के उसके सामने खड़े थे। कौन हो तुम लोग? बेटा, तेरी मौत है हम। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हमारा तो कुछ नहीं, हमें तो पैसे मिले हैं इस काम के। पैसे किसने दिए तुमको? कौन मुझे मारना चाहता है? तेरे सवालों के जवाब नहीं देने आए हैं हम, बस इतना बता सकते हैं, कोई तेरा अपना ही है जो पैसे दिया हमें। सब लड़के विजय को चारों तरफ से घेर लेते हैं। प्लीज जाने दो मुझे, आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई बेटा, हम जाने देंगे तुझे, पर घर नहीं, शमशान। लड़के विजय पर हमला करते हैं और एक लड़का विजय के पैर में हॉकी मार देता है। विजय गिर जाता है। विजय फिर उठकर एक लड़के को लात मारता है। वो लड़का नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी बाकी के लड़के विजय के हाथों को पकड़ लेते हैं। तीसरा लड़का उठकर विजय के सर में हॉकी से वार करता है। विजय बेहोश हो जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। फिर जब वो दोबारा वार करने ही वाला होता है, तभी वहाँ नागिन आ जाती है और उस लड़के की कमर में घुसकर मुंह से बाहर निकलती है। ये सब देखकर बाकी के लड़के डरकर भागने लगते हैं। नागिन भी उनके पीछे जाती है और दूसरे लड़के को अपनी पूंछ में दबाकर उसका दम घोट देती है। तीसरे लड़के को अपने फन से डस लेती है। ऐसे ही नागिन सबको मार देती है। फिर नागेश को उठाकर मंदिर के द्वार पर ले आती है। तभी वहाँ मंदिर का पंडित आता है। नागिन फिर से लड़की बन जाती है। क्या हुआ इस लड़के को? इतना बोलते ही पंडित विजय का चेहरा देख लेते हैं और बोलते हैं, अरे ये तो विजय है, इसको इतनी चोट कैसे आई? महक विजय को अपनी गोद में लिए बैठी थी। मैं भी इसके घर वालों को जाकर बताता हूँ, तब तक तुम उसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, जल्दी से। पंडित कुछ लोगों को महक की मदद के लिए साथ भेजते हैं। दौड़ते हुए विजय के घर जाता है। अरे कोई है घर में? अरे कोई है घर पर? बेटी विभा, अरे कहाँ हो सब? विभा, विभा जल्दी चलो, विजय को किसी ने घायल कर दिया है। मैंने उसको एक लड़की और अपने कुछ गांव वालों के साथ हॉस्पिटल भेज दिया है। विभा बहुत डर जाती है और पागल सी होकर नंगे पांव ही हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? उनका इलाज कर दिया है हमने और वो अब खतरे से बाहर है, बस कुछ पल में उनको होश भी आ जाएगा। तभी विभा वहाँ पहुँच जाती है रोते हुए। कहाँ है मेरा लाल? क्या हुआ उसको? वो ठीक तो है ना? आंटी जी, वो ठीक है। तभी वहाँ नर्स आती है। विजय को होश आ गया, आप लोग मिल सकते हैं। विभा और महक कमरे में जाती हैं। क्या हुआ बेटे? ये सब कैसे हुआ? किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? पता नहीं माँ, कुछ अनजान लड़के थे, बोल रहे थे कि तेरे किसी अपने ने ही ऐसा करने के लिए पैसे दिए हमें। आज मैं जिंदा नहीं होता माँ, अगर वहाँ वो नहीं आया होता। वो कौन? एक बड़ा सा नाग माँ, उसने ही मुझे बचाया। पर माँ, मैं यहाँ कैसे आया? वो बेटा तुझे यहाँ? अरे महक, विजय की बातों में मैं तुझे तो भूल ही गई थी। वैसे विजय तुमको महक लाई यहाँ। लेकिन तुमको मैं मिला कहाँ? वो सुबह मैं मंदिर में अपना कलश भूल गई थी, तो मैं उसको ही लेने गई थी। तभी रास्ते में तुम मुझे घायल हालत में मिले। अच्छा, तभी तुम सुबह से कलश की वजह से परेशान थी। हे नागराज, हे भोलेनाथ, मेरे बेटे की रक्षा करने के लिए आपका धन्यवाद।
लेकिन माँ अचानक से वो नाग कहाँ से आया और वो कहाँ चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। विजय, तुम इन सब के बारे में इतना मत सोचो, सब भोलेनाथ की कृपा है। महक, विभा और विजय तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। विजय सिर पर पट्टी बांधे हुए लेटा हुआ है। कैसी जालिम दुनिया है, किसने मारा है हमारे फूल से बच्चे को। और विजय के पास बैठ जाती है। महक, जरा मेरे और विभा दीदी के लिए चाय बना लो और विजय के लिए जूस। जैसे ही महक रसोई में जाती है, दीदी, जब से ये लड़की आई है हमारे घर में कुछ न कुछ अशुभ हो रहा है। विजय 2 बार मरते मरते बचा है। नहीं रेखा, वो ऐसी नहीं है। आज सिर्फ उसकी वजह से ही विजय ठीक है। विभा ये बोल देती है, पर उसको कहीं ना कहीं रेखा की बातों में सच्चाई लगती है। महक उन दोनों की बातों को अपनी दृष्टि से देख रही होती है। क्या हुआ विजय बेटा, ये इतनी चोटें कैसे आई? ना जाने हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, जो मेरे बेटे को इतना मारा किसी ने। कैसे, कहाँ, और मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? विभा की माँ सारी घटना बताती है। मुझे लगता है ये सारा फसाद इस जायदाद के लिए हो रहा है। मैं कल ही सारी जायदाद विजय के नाम कर दूंगा, तुम भी कल साथ चलना विभा। लेकिन चाची ये सब सुन लेती है और सुनते ही उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। गुस्से में वो अपने कमरे में जाकर बोलती है, पता भी है इस घर में क्या हो रहा है? वो लोग अपनी सारी जायदाद कल विजय के नाम कर रहे हैं। अरे करेंगे तो तब जब वो दोनों वहाँ तक पहुँचेंगे। महक एक बार फिर से डर जाती है, क्योंकि उसके घर पर एक बार फिर से संकट आने वाला है। अगली सुबह। विभा चलो जल्दी। लो दीदी, रास्ते में खा लेना। आंटी, आप दोनों आज कहीं मत जाओ। विजय जब पूरी तरह ठीक हो जाएगा तब चली जाना। अरे महक बेटा, हमारा जाना जरूरी है, बस कुछ घंटों की बात है। तब तक तुम और रेखा हो ही घर पर विजय का ख्याल रखने के लिए। दीदी जाओ आप, और महक, बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। विभा अपने पति के साथ चली जाती है। महक, मुझे कुछ हो रहा है। अपने बेड से उठते हुए बोला, लेकिन कमजोरी के कारण गिर गया। महक ने जैसे ही उठाने के लिए उसको छुआ, उससे काल गुरु को उनके मिलन का आभास हो जाता है, जिससे उसकी तपस्या भंग हो जाती है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी शीघ्र नागिन अपने नाग से नहीं मिल सकती। अगर ऐसा हुआ तो उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। फिर उस पर विजय पाना असंभव हो जाएगा मेरे लिए, असंभव। काल गुरु अपने सिर से एक जटा जमीन पर फेंकता है, जिससे एक भीषण नाग जन्म लेता है। काल नाग, तुमको उस नागिन के नाग को मारना है, जिससे नागिन खुद ही शक्तिहीन हो जाएगी। ऐसा सुनकर काल नाग चल देता है। काल नाग एक सुंदर कबूतर बनकर विभा के घर पर बैठ जाता है। महक विजय के लिए दवाई तैयार कर रही होती है। तभी उसे विजय पर आने वाले संकट का आभास होता है। तब तक कबूतर उड़कर विजय के पास आ जाता है। अचानक वहाँ एक बिल्ली आ जाती है और उस कबूतर को उठाकर बाहर ले जाती है। बिल्ली कबूतर को मुंह से फेंकते हुए बोली, मेरे नागेश को मुझसे दूर करने वाले को मृत्यु के समीप जाना होगा। कबूतर नाग बनते हुए बोला, तुझे और तेरे नाग को मारने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। महक तभी एक भीषण नागिन बन जाती है और अपनी विषैली फुंकार काल नाग पर छोड़ती है। काल नाग अपनी आंखों से उसके विष प्रभाव को कम कर देता है और एक फुंकार नरगिस की तरफ छोड़ता है, जिससे नरगिस दूर जाकर गिरती है। नरगिस वापस उठकर काल नाग के सामने आती है और सात नागिन में बदल जाती है। काल नाग नागिन के इस रूप को देखकर बोलता है, जितना मैंने सोचा था तो उससे अत्यंत शक्तिशाली निकली। तू प्रेम शक्ति को जानता ही नहीं है। तुझे आज तेरा काल मेरे पास लेकर आया है। ऐसा बोलकर सातों नागिन काल नाग पर एक साथ विष फुंकार करती हैं। काल नाग उसके इस वार को सहन नहीं कर पाता और घायल हो जाता है। नागिन, मैं फिर आऊंगा तुझसे बदला लेने। सातों नागिन एक रूप में आ जाती हैं और काल नाग की तरफ आंखों से जादुई आग फेंकती है, जिससे काल नाग वापस काल गुरु के चरणों में जा गिरता है। नरगिस वापस महक बनकर पसीना पोंछती हुई विजय की दवाई वापस तैयार करने लगती है। काल गुरु काल नाग को देखकर गुस्से में बोलता है, तुमसे बदला लेने मैं वापस आ रहा हूँ नागिन। महक, क्या हुआ तुमको? क्यों इतनी परेशान लग रही हो?
नहीं तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। लो तुम दवाई ले लो। महक, विजय को दवाई देकर मेरे पास आना। उधर विभा अपने पति के साथ शहर जा रही होती है। अभी और कितना टाइम लगेगा, इतना बोल ही पाती है कि अचानक उनकी कार ट्रक से टकरा जाती है और विभा उछलकर पास की खाई में जा गिरती है। महक को इस घटना का पता लग जाता है तो वो फिर से नागिन रूप लेकर उनको बचाने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचती है तब तक विजय के पिता मर चुके होते हैं। नहीं, ये क्या हो गया? आंटी जी कहाँ है? इधर उधर देखकर बोली। तभी वो आंखें बंद करके देखती है कि विभा बेहोश होकर नदी में पड़ी है और पानी के बहाव के साथ बहती जा रही है। महक पानी में कूद जाती है और विभा को अपनी पूंछ से बांधकर किनारे पर ले आती है। आंटी जी उठिए। आंखें खोलकर बोलती है, मैं कौन हूँ?